So hello and welcome you all guys. In this video we mainly discuss about the Constitution of USA, the great USA, United States of America. तो इन दिस वीडियो में आपको बेसिकली बता दूं कि आप मुझे चंद्रेश शुक्ला को सुन रहे हैं। तो मतलब कि आज हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पार्ट डिस्कस करेंगे, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, या फिर जुडिशरी हो, प्रेसिडेंट की पावर्स हो, या फिर वो सब लेके स्टार्टिंग टू एंड तक सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बना कब था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बना था, मतलब मैं आपको भी कुछ बताता हूँ अब कि इसकी बैकग्राउंड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में जो कि पहले जो 1776 में जो रिबेल अगेंस्ट यूके हुआ था, मतलब कि यूके के अगेंस्ट जो रिबेल हुआ था उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो कि 1776 में हुआ था। ओके, हाँ, तो ये 1766 में यूके के अगेंस्ट रिबेल हुआ। एंड 1777 में क्या हुआ था, एक कॉन्फेडरेशन फाउंड हुई थी, बट ये कॉन्फेडरेशन फेल हो गई। तो आपने कॉन्फेडरेशन शब्द सुना भी, कॉन्फेडरेशन शब्द के साथ एक आता है फेडरेशन शब्द भी एक आता है। मतलब पहले एक होता है कॉन्फेडरेशन शब्द और एक होता है फेडरेशन। तो जो कॉन्फेडरेशन होता है ये वीक बाउंडिंग ऑफ स्टेट्स होती है, एंड फेडरेशन एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होती है। तो ये वीक बाउंडिंग थी कॉन्फेडरेशन, इसलिए फेल हो गया। ठीक है, तो ये फेल हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, तो फिर इसके बाद जो 1787 में 13 कॉलोनीज थी। कितनी कॉलोनीज थी? 13 कॉलोनीज थी, जो कि फिलाडेल्फिया में मिली थी। फिलाडेल्फिया को हम लोग FD भी कहते हैं, मतलब PD भी कहते हैं। PD यानी पेनड्राइव वाला नहीं, यहाँ फिलाडेल्फिया की बात हो रही है। तो 1787 में फिलाडेल्फिया में 13 कॉलोनीज मिली। कॉलोनीज यानी कि एक प्रोविंस हो गया जो मिली, स्टेट्स हो गया जो मिली, और उन्होंने एक बेसिकली उनको पता नहीं था कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। उनको बस ये पता था कि एक मीटिंग है जिसमें कि वो लोग आज़ादी के लिए एक जंग छेड़ेंगे। बट उन्होंने उसमें कुछ रूल्स एंड नियम्स बनाए, मतलब कि उन्होंने कुछ बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जिनको कि बाद में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का नाम दे दिए। मतलब कि यूएसए में स्टेट बनने से पहले ही, कंट्री बनने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। ये समझ में आ गया। तो अब पहले ही ये एक यूनिक फीचर हो गया, क्योंकि इंडिया, तो जैसे कि हमारा इंडिया की बात करें तो हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, और 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, 50 में इन्फोर्स हुआ, है ना। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ, यहाँ पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब पहले हमारी कंट्री आज़ाद हुई फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना। बट यूएसए में इसका अपोजिट हुआ। तो बात करते हैं कि तो फिर 1778 में 13 कॉलोनीज ने फिलाडेल्फिया के एक प्लेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। देन फिर 1788 में उसको 9 स्टेट्स ने मतलब कि कितने, 1788 में जो 13 कॉलोनीज थी ना, उसमें से 9 कॉलोनीज ने इसको रेक्टिफाई कर दिया, यानी कि इसको प्रूव कर दिया। देन फिर 1789 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बात करने वाले हैं, जो कि 1789 में बना था। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके हम सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है प्रियम्बल, कि प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल बेसिकली एक इमेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है हमारा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल बिगेन द फ्रेज वी द पीपल। ये हमारा इंडिया का भी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग ऐसे शुरू होता है, क्योंकि हमने ये यूएसए से ही कॉपी किया है। और वी द पीपल मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट डज दिस मीन, मतलब कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल का मतलब क्या होता है। तो वी द पीपल मतलब होता है वी आर सुप्रीम, मतलब वी द पीपल ऑफ दैट कंट्री इज अ सुप्रीम। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम लॉ है हमारा, बट सुप्रीम कौन है? हम खुद ही सुप्रीम हैं, क्योंकि हम ही ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है ना। वाई वर द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा जाता है, मतलब बेसिकली हमको पावर की डिवाइड करनी है, मतलब पावर हमको कुछ इनको देना है, ठीक है, और कुछ पावर इनको देनी है। तो फिर कौन बताएगा कि क्या, मतलब कि कौन कहेगा कि आप ये करिए, आप वो करिए, आप वो करिए। मान लीजिए कि हमने पावर डिवाइड नहीं की, तो सभी लोग एक ही पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये गलत है। कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट करप्ट। इसीलिए जब पावर दें तो पावर डिवाइड करें, चेक एंड बैलेंस भी लाएं, इन सब का नियम होता है। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न रखना चाहिए, ताकि ये रिटर्न प्रूफ रहे कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न मतलब दो चीज़ होता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो पार्लियामेंट द्वारा पास है, और एक पर्टिकुलर बुक में लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर हमारी एक लॉ बुक है जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, वो होता है।
एंड हु डज द कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन हु डज इट्स रेगुलेट्स। तो आगे हम अगला बात करते हैं, हम फिर इसके बेसिक्स पे आते हैं। बेसिक्स मतलब कि इसका नींव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है इसमें टोटल 7 आर्टिकल्स हैं। इट्स द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। बेसिकली जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स हैं एंड 7 आर्टिकल्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 700 वर्ड्स, बस 7,000 वर्ड्स, 7,000 वर्ड्स हैं और फिर एंड सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। और इसके बाद मैं आपको बात बताऊं कि इसमें 27 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। 27 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी तक। तो बेसिकली जो आर्टिकल 1 है इसमें मैं आपको एक एक करके सारे आर्टिकल्स के बारे में बताता हूँ कि जो पहला हम बात करें कि आर्टिकल 1 क्या है। आर्टिकल 1 क्रिएट अ कांग्रेस, जो कि एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है। कांग्रेस क्या है, एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है। कांग्रेस मतलब कि हमारा इंडिया का पार्लियामेंट यूएसए में कांग्रेस कहलाता है। एंड आर्टिकल 2 क्या कहता है, क्रिएट अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट दैट इज़ अ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एंड आर्टिकल 3 क्या कहता है, क्रिएट अ सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ अ जुडिशियल ब्रांच। ओके, उसके बाद आर्टिकल 4 है जो कि डिफाइन स्टेट है। आर्टिकल 5 है डिस्क्राइब द अमेंडमेंट प्रोसेस। बेसिकली द अमेंडमेंट प्रोसेस वहाँ पर बहुत हार्ड है, क्योंकि अभी तक वहाँ बेसिकली अभी तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुए हैं और कहा जाता है कि जो 10 अमेंडमेंट है वो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था तो उसी के साथ आ गया था। यानी कि जो इन्फोर्स हुआ था 1789 में एक बिल ऑफ राइट्स इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें कि 10 अमेंडमेंट्स हो जाते हैं। क्योंकि कहा जाता था कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में जो थे एफआर नहीं थे। एफआर मतलब कि फंडामेंटल राइट्स होता है। फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है कि दैट इट कंस्टिट्यूट्स द बेसिक पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, वही मिसिंग था। जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में जो 13 कॉलोनीज मिलके जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए की नींव रखी थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में नाम दिया गया था, बल्कि बेसिकली वो लोग एक कैसे आज़ादी के तरफ जाएं बेसिकली वही डिस्कस करने के लिए आए थे। बट बाद में उसे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया। बहरहाल वो छोड़िए, उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी। बेसिकली तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तो यहाँ पर आपने आर्टिकल 4 देख लिया, डिफाइन स्टेट्स पावर। एंड आर्टिकल 5 अमेंडमेंट प्रोसेसेस। अमेंडमेंट प्रोसेस इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि पहले तो वहाँ पर हमको 2/3 मेजॉरिटी से करना पड़ता है कांग्रेस से पास, बोथ द हाउसेस से, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, दोनों से हमको 2/3 मेजॉरिटी से पास कराना पड़ता है। और 2/3 मेजॉरिटी से पास कराने के बाद भी हमको 3/4 स्टेट से रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है। ये बहुत बड़ी बात है। 2/4 स्टेट से रेक्टिफिकेशन मतलब कि है वहाँ टोटल 15 स्टेट्स हैं एज यू नो। 15 स्टेट्स का 3/4 कितना होता है, 15 स्टेट का 3/4 मेरे हिसाब से 38 होता है। वैसे मेरी मैथ काफ़ी कमज़ोर है पर 38 ही होता है इसलिए भी कमज़ोर नहीं है। हाँ, बेसिकली 38 स्टेट से हमको रेक्टिफिकेशन चाहिए, इसलिए अमेंडमेंट नहीं हो पाता वहाँ पर। और फिर सिक्स्थ आर्टिकल कहता है कि फेडरल लॉ होना चाहिए और 7 रेक्टिफिकेशन के लिए है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं कि 7 आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, 7 आर्टिकल्स। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम फिर अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर पे आगे मैंने आपको बता दिया अमेंडमेंट कैसे होता है। मतलब अमेंडमेंट होने के लिए पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए। बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद उसको दोनों हाउस से 2/3 मेजॉरिटी से, मतलब कांग्रेस से 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, चाहे वो हाउस ऑफ सेनेट हो, मतलब कि चाहे वो सेनेट हो या फिर वो क्या हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, उसे दोनों हाउस से 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। देन स्टेट रेक्टिफिकेशन आता है। स्टेट रेक्टिफिकेशन से यानी कि 3/4 स्टेट्स उसको रेक्टिफाई करनी चाहिए, यानी कि 38 स्टेट्स आउट ऑफ 50 में से 38 स्टेट्स उसको रेक्टिफाई करनी चाहिए, तब वो जाके कहीं लॉ बनेगा। इसलिए काफ़ी हार्ड प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट है। इसीलिए अभी तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट या हमको देखने के लिए मिले हैं। और मैंने आपको बता दिया बेसिकली जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट हैं वो कि उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, जो कि जस्ट उसी पे आ गए थे जब 1789 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये कानून बन गया यूएसए का। तो यूएसए का कानून बनने के बाद ही 1789 में बिल ऑफ राइट्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में जो बना था फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में, उसमें कुछ बेसिक पार्ट दैट इज़ द एफआर दैट इज़ द फंडामेंटल राइट्स मिसिंग थे। तो फिर उसके लिए कहा जाता है कि दैट द फर्स्ट 10th अमेंडमेंट इज नोन एज बिल ऑफ राइट्स विच इंक्लूड्स इंडिविजुअल लिबर्टी, प्रोटेक्शन एंड सम अदर फ्रीडम्स। बेसिकली ये एफआर ही हो गया, फंडामेंटल राइट्स ही हो गया, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स की बात हमने कर ली।
तो द ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट पे आते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट में हम सब जानते हैं बेसिकली 3 ब्रांचेज होता है। पहला लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, तीसरा जुडिशियल होता है। तो यहाँ पर सबको बताया गया है कि सब क्या क्या काम करते हैं। तो जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव होता है वो लॉ को इन्फोर्स करता है, एंड जो जुडिशरी होता है वो लॉ को क्या करता है, मेक श्योर दैट दे आर फेयर। उनकी प्रैक्टिस देखता है कि वो लोग कैसे पालन में ला रहे हैं, लोग कैसे पालन में ला रहे हैं, क्या ये सही है गलत है, ये सब करते हैं। तो हम जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और फिर आगे हम फिर अब एक एक ब्रांच को हम पर्टिकुलरली एक एक डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर लेजिस्लेचर ब्रांच को डिस्कस करते हैं। लेजिस्लेचर ब्रांच मतलब होता है कांग्रेस। इन इंडिया दैट इज़ अ पार्लियामेंट। इंडिया में इसको पार्लियामेंट कहते हैं, सॉरी पार्लियामेंट, मतलब कि इंडिया में जिसको पार्लियामेंट कहते हैं और उसको यूएसए में कांग्रेस कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस है, हाउस ऑफ लॉ हाउस, मतलब कि पहला अपर हाउस, दूसरा लोअर हाउस, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ पर भी 2 हाउसेस हैं, दैट इज सेनेट एंड ये दूसरा कौन सा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो जो सेनेट है इसको हम अपर हाउस कहते हैं और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम लोअर चैम्बर कहते हैं। लोअर चैम्बर कहें या फिर लोअर हाउस कहें, दोनों एक ही बात है। तो बेसिकली हम अब डिस्कस करते हैं कि इसमें कितने कितने मेंबर्स होते हैं। ये शायद आगे आएगा, पर मैं अभी आपको बता दूं कि जो सीनेट है उसमें टोटल 100 मेंबर होते हैं, हर स्टेट से 2, यानी कि 50 इंटू 2 फ्रॉम ईच स्टेट इक्वल्स टू 100। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसमें बेसिकली 435 मेंबर्स होते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद अब हम एक एक पर्टिकुलरली हम एक एक हाउस की बात करेंगे। जैसे कि पहला आ गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो पहले, चलिए मैं रीडिंग कर देता हूँ। स्टेट विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन हैव द मोस्ट रिजर्वेशन इन द हाउस। पहले तो इसकी एक बात तय है कि 50 मेंबर हर एक स्टेट से होंगे। यानी कि मान लीजिए 50 स्टेट्स है तो हर स्टेट से एक एक मेंबर तय है। 50 मेंबर तो ये हो गया, और उसके बाद पॉपुलेशन जिसकी स्टेट की ज़्यादा है उस स्टेट से उसी पॉपुलेशन के हिसाब से होंगे, बट हर एक स्टेट से एक एक मेंबर फिक्स है। एंड सेकेंड पॉइंट आता है हाउस मेंबर मस्ट बी एट लीस्ट 25 ईयर ओल्ड। वो 25 साल के हो चुके होने चाहिए। एंड हाउस मेंबर आर इलेक्टेड फॉर अ 2 ईयर टर्म, मानी यानी कि वो लोग 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। और टोटल मेंबर जो है वो है 435 मेंबर्स। और टोटल जो कांग्रेस के मेंबर हैं 435 यहाँ हो गया और 100 वहाँ हो गया, यानी कि 535 टोटल मेंबर्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम कांग्रेस की बात करते हैं, मतलब अब सेनेट की बात करते हैं। कांग्रेस के दूसरे पार्ट दैट इज सेनेट को हम लोग क्या कौन सा हाउस मानते हैं, अपर हाउस में, अपर हाउस या फिर अपर चैम्बर मानते हैं। तो सेनेट की बात करते हैं अब। तो बेसिकली हम सेनेट पढ़ने जा रहे हैं अब। तो सेनेट में ये एक अलग पार्ट है कांग्रेस का, अपर यानी अपर पार्ट, अपर हाउस, अपर चैम्बर। इसमें टोटल 100 मेंबर होते हैं, 50 फ्रॉम ईच, मतलब 50 स्टेट्स हैं, 2 फ्रॉम ईच इक्वल्स टू 100। ठीक है, 2 हो गए। और 30 साल के हो चुके होने चाहिए, 6 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। और बेसिकली ये 30 साल के होने चाहिए, बता दिया मैंने। और बेसिकली ये 9 साल तक सिटीज़न ऑफ यूएसए होने चाहिए, तब बन पाएंगे ये लोग। ये नहीं कि अभी तुरंत आए बन गए, 9 साल इनको सिटीज़न ऑफ यूएसए रहना है। और अब हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव ब्रांच मैंने बताया था विच एनफोर्स लॉ। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रेसिडेंट आता है, दैट इज द हेड ऑफ द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज हेडेड बाई द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट जो होता है वो कमांड इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्स होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे में अब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ बातें। दैट प्रेसिडेंट 4 साल के इलेक्ट होता है, 2 साल के बाद इलेक्ट नहीं हो सकता है, मतलब मिनिमम 2 टर्म के लिए ही इलेक्ट हो सकता है। सिटीजन बाय बर्थ होना चाहिए यूएसए का, और 35 साल का हो चुका होना चाहिए। और बेसिकली जो यहाँ बात की गई है, और अभी करंट में जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के वो जो बाइडेन है, और ट्रम्प हार चुके हैं अब चुनाव। और जो ये है ना 2 ईयर टर्म, ये 2 ईयर टर्म बेसिकली ये एक कन्वेंशन के थ्रू ही बना है। ये कोई लॉ लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ कन्वेंशन है। कन्वेंशन में बात की गई थी कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो दोनों एक स्टेट से नहीं होंगे। ये कहीं लिखा नहीं है, बस बेसिकली बस ये कन्वेंशन है। तो इसलिए रोल ऑफ कन्वेंशन इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमको समझना होगा कि ये कहीं लिखा नहीं है कि दोनों प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक स्टेट से नहीं होंगे, अलग अलग स्टेट से होंगे। वो पालन हो रहा है अभी तक। और रूजवेल्ट जो थे वो 4 टर्म के लिए बन गए थे, तो उसके बाद से ये कन्वेंशन हो गया कि सिर्फ 2 टर्म के लिए ही होगा।
तो आगे पर चलते हैं। आगे हम जब जुडिशियल ब्रांच के बारे में बताएंगे कि जुडिशियल ब्रांच ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर जुडिशियल ब्रांच अगर है और फेडरल गवर्नमेंट है तो वो हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ही होगा। और फिर दूसरा पॉइंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अप्रूव्ड बाय सेनेट। तो यानी कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस आ गया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, उसको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। यानी कि ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा जुडिशरी का चेक एंड बैलेंस हो रहा है। और ये एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर लेजिस्लेचर द्वारा भी चेक एंड बैलेंस हो रहा है, क्योंकि अप्रूव्ड बाय सेनेट। तो देयर आर 9 सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस हु आर अप्रूव्ड फॉर लाइफ। 9 लाइफ लॉन्ग के लिए अपॉइंट होते हैं, फिर उनके बाद फिर 9 और होते होंगे। और जुडिशियल रिव्यू यानी कि एबिलिटी ऑफ कोर्ट टू एग्जामिन एंड डिसाइड द, जो कि ये लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसका डिसीजन ये लोग दे चुके हैं, वो लोग दोबारा इसको एग्जामिन एंड डिसाइड कर सकते हैं कि इधर ये रॉन्ग था, ये राइट था। तो बेसिकली अब चेक एंड बैलेंस की बात करने वाले हैं हम। चेक एंड बैलेंस बेसिकली द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ पावर टू चेक एंड बैलेंस टू प्रिवेंट एनी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, टू गेटिंग टू पावरफुल ना हो, इसलिए उन्होंने चेक एंड बैलेंस ला दिया। जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको कि जो जुडिशरी है उसको अपॉइंट करता है लेजिस्लेचर यानी प्रेसिडेंट, और जो जुडिशरी है उसको उसकी जो सैलरी वगैरह है वो डिसाइड करता है लेजिस्लेचर यानी कि कांग्रेस। तो इसका एक और एग्जांपल आपके सामने ये रहा कि ये रहा एग्जांपल, आप पढ़ सकते हैं इसको कि दैट कांग्रेस हैड द राइट टू पास बिल इनटू लॉ। कांग्रेस के पास क्या पावर है? कांग्रेस यानी कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इनके पास ये पावर है कि ये बिल को लॉ बना सकते हैं। बट द प्रेसिडेंट हैव वेटो देम, और वेटो लगा के वो उसे स्टॉप भी कर सकता है, ठीक है, विच मीन्स द बिल डज नॉट बिकम अ लॉ। यानी कि कांग्रेस लॉ बना भी सकती है, प्रेसिडेंट इस पर वेटो लगा के रोक भी सकता है। और चेक एंड बैलेंस का रूल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक कहावत है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट करप्ट। तो इसकी बचाने के लिए ही यहाँ पर चेक एंड बैलेंस की लाई गई है। तो अगला हम फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे। फेडरलिज्म मतलब होता है कि फेडरलिज्म बेसिकली फेडरेशन से डिवाइड हुआ, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग को हम लोग फेडरलिज्म या फिर फेडरेशन कहते हैं। तो बेसिकली इसमें हम आपको बताएंगे कि द पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो स्प्लिट बिटवीन स्टेट एंड फेडरेशन, दैट इज कॉल्ड अ फेडरलिज्म। एंड इफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव अ लॉ, द स्टेट डू वॉट दे वॉन्ट। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर सेंट्रल का कोई अगर किसी भी पॉइंट पे कानून नहीं बनाया गया है, मान लीजिए अल्कोहल पीने की जो एज है उस पर सेंट्रल ने कानून नहीं बनाया है, तो उसे स्टेट जो है वो अपने आप से बना सकता है। एंड कि स्टेट कैन नॉट कंट्रोडिक्ट फेडरल लॉज। पर अगर फेडरल ने उस पर लॉ बना रखा है कि शराब पीने की, बच्चों की शराब पीने की उम्र 18 साल के नीचे वाले नहीं पियेंगे, तो उसको स्टेट कॉन्ट्रोडिक्ट करके 18 को 15 फिर 14 या फिर 18 को 22 नहीं कर सकता, कम बढ़ा नहीं सकता। दे मस्ट फॉलो, मतलब उनको पक्का फॉलो ही करना है जो सेंट्रल ने बना दिया है। नियम अगर नहीं बनाया है तो वो कुछ कर सकते हैं उस पर। और यहाँ फेडरलिज्म पे एक और ये तो मैंने बता चुका हूँ आपको। सो अब बेसिकली हमने आपको 2 चीज़ नहीं बताया कि यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि फर्स्ट सिटीजनशिप ऑफ स्टेट वेयर यू आर लिविंग एंड सेकेंड द स्टेट ऑफ यूएसए की कंट्री की आप सिटीजनशिप हुए, यानी कि डुअल सिटीजनशिप हो गई। और यहाँ पर डुअल पार्टी सिस्टम है। बेसिकली हाँ पार्टीज तो बहुत हैं, बट बेसिकली 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की बात होती है, दैट इज अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने आपके ऊपर एक